तो आपको लगता है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो आज की तारीख में बदल रहा है अब दिमाग से जुड़ी बीमारियों को भी प्रभावित कर रहा है? हार्ट की बीमारियां ही नहीं, ब्रेन की बीमारियां, जिनको कि हम ब्रेन स्ट्रोक या और भूलने की बीमारियां, इन सब को कहते हैं, ये सब बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक को पहले बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कम उम्र के लोगों को भी अपने जो केसेस हैं बहुत देखने को मिल रहे हैं स्ट्रोक के। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सारा दिन बैठे रहना, काम जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की, एक्सरसाइज के प्रति जागरूकता नहीं है, तो इन सब चीज़ों से जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं आने वाला है, इसका कोई वार्निंग, बॉडी कोई संकेत देती है, कोई वार्निंग देती है, वार्निंग साइन इसका कुछ आता है पहले कि हाँ भाई अब जिसे पता चले कि हाँ ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है? तो शरीर का कोई भी अंग अगर अचानक काम करना बंद कर जाए। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आजकल के भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग बीमारियों से जूझते ही रहते हैं और उन बीमारियों में से एक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, जो कि एक गंभीर बीमारी है। तो इन बीमारी को लेकर सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग लांबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो समर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसे कि ये आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में लोग दिल की बीमारी से कहीं ना कहीं जूझते हैं। सुना भी है कि दिल की बीमारी को ज़्यादा देखते हैं कि दिल की बीमारी हो गई, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक, कहते हैं ब्रेन हेल्थ, उस पर ध्यान नहीं देते। तो आपको लगता है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो आज की तारीख में बदल रहा है अब दिमाग से जुड़ी बीमारियों को भी प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, देखिए लाइफ स्टाइल जैसे बदलता जा रहा है, आपने देखा है कि अकेले हार्ट की बीमारियां ही नहीं, ब्रेन की बीमारियां, जिनको कि हम ब्रेन स्ट्रोक या और भूलने की बीमारियां, इन सब को कहते हैं, ये सब बढ़ती जा रही है। जो जो चीज़ें हार्ट के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे लोग आजकल फिज़िकली बहुत इनएक्टिव रहते हैं, अधिकतर काम जो है बैठे बैठे ही होते हैं, और इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है कि अब तो मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा सामान घर आ जाता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है लोगों की, और लोग अपनी जगह बैठे ही रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो हार्ट पे असर पड़ता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और यही चीज़ें दिमाग को भी कंट्रोल करती हैं और दिमाग पर भी उतना ही असर डालती हैं जितना कि हार्ट पर डालती हैं। हमारे दिमाग की जो नलियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके थ्रू ब्लड वहाँ ऊपर सप्लाई होता है, ठीक है, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत अर्ली एज में ब्रेन स्ट्रोक भी देखा गया है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक को पहले बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कम उम्र के लोगों को भी अपने जो केसेस हैं बहुत देखने को मिल रहे हैं स्ट्रोक के। तो आपके अनुभव में इसका कुछ कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, लाइफस्टाइल ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो सिर्फ बुजुर्गों में ही देखी जाती थी, जिसमें कि बहुत कॉमनली हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं, तो ये बुजुर्गों में देखी जाती है, लगभग 60 साल या 70 साल की एज में देखी जाती थी। लेकिन आजकल ये केसेस युवाओं में 30 साल 40 साल की उम्र में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कारण है लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सारा दिन बैठे रहना, काम जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की, एक्सरसाइज के प्रति जागरूकता नहीं है, तो इन सब चीज़ों से जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में डायबिटीज़ की रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रूल है कि 30 साल से ऊपर हर 6 महीने में हर व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों साइलेंट किलर्स होते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर। ओके। शुरुआत में कोई लक्षण इनके होते नहीं हैं, तो आम आदमी कभी महसूस नहीं कर पाता, और धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। जितना लाइफस्टाइल में जैसे फिजिकल एक्टिविटी को हम दोषी मान रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उतना ही तनाव यानी कि स्ट्रेस, चाहे वो काम का हो या भागदौड़ भरी जिंदगी का हो, उतना ही स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस की वजह से दिमाग पे असर पड़ता है, और ये सब प्रॉब्लम्स जो है वक्त के साथ साथ पहले आने स्टार्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं आने वाला है, इसका कोई वार्निंग, बॉडी कोई संकेत देती है, कोई वार्निंग देती है, वार्निंग साइन इसका कुछ आता है पहले कि हाँ भाई अब जिसे पता चले कि हाँ ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने कि इसके वार्निंग साइंस कैसे पता लगेगा किसी को ब्रेन स्ट्रोक या अधरंग या लकवा होने वाला है, कैसे महसूस होगा। देखिए, लोग हार्ट अटैक के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि किसी को अचानक छाती में तेज़ दर्द होगा और उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ईसीजी कराते हैं, अपना हार्ट का इलाज कराते हैं।
पर ब्रेन स्ट्रोक एक साइलेंट ऐसी बीमारी है, इसमें दर्द नहीं होता है। तो शरीर का कोई भी अंग अगर अचानक काम करना बंद कर जाए तो समझ लीजिए ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण है। लाइक मीन पैरालाइज। हाँ जी। ओके। जैसे ब्रेन हमारी इस पूरी बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। आपने देखा जैसे कोई कंट्रोल टावर है, एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर है, कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी जानी है, किसको उड़ना है, किसको रोकना है, तो उन सबको कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन हमारे हाथ पैर की मूवमेंट, ज़बान, सोचना, समझना, देखना, सुनना, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अचानक कोई भी शरीर का हिस्सा अगर काम करना बंद कर जाए तो वो ब्रेन स्ट्रोक के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। कुछ लोगों में करीबन 15 से 30% केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, यानी कि ऐसा अटैक होता है और कुछ देर में वो नॉर्मलाइज हो जाता है अपने आप ही। अक्सर लोग यहाँ भूल कर देते हैं और डॉक्टर से राय नहीं करते हैं। इनको मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। मिनी स्ट्रोक के वक्त अगर डॉक्टर से राय कर लें, उस वक्त अपना चेकअप करा लें, इलाज करा लें, तो मेजर स्ट्रोक से यानी बड़े लकवे से बचा जा सकता है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको बात करें ब्रेन स्ट्रोक को और पैरालिसिस, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस जो है वो एक ही चीज़ है। आप इसे अधरंग के नाम से कह सकते हैं, लकवा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर कोई ब्लड वेसल यानी कि खून की नब्ज दिमाग में खून लेके जा रही है और वो वहाँ ब्लॉक हो जाती है, तो उसके आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। जैसे कि आप समझिए कि किसी इंसान को एक रोड पे ट्रैफिक जा रहा है, अचानक से रोड पे ब्लॉक आ जाता है, तो उसके आगे ट्रैफिक नहीं जा पाएगा। तो जो भी ट्रैफिक से ज़रूरी चीज़ें होनी थी वो आगे नहीं हो पाएंगी, वो रोड खाली हो जाएगी वहाँ पे। सेम चीज़ ब्रेन में होती है। तो जहाँ पे रुकावट आ गई उसके आगे ब्लड नहीं जा पाएगा और नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो मान लो जैसे रोड पे चलते चलते अचानक सपोज कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, उसको अटैक आ गया, पैरालाइज का अटैक आ गया, तो अक्सर हमने पहले देखा है कि पहले लोग उसको कोई जूता सूंघाने वाला काम करते हैं। तो क्या वो ट्रीटमेंट सही है? देखिए वो चीज़ अक्सर पैरालाइज में जूता सूंघाना या कुछ और जो है ये मान्य नहीं है, लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये मिर्गी के जो अटैक होते हैं, किसी को अगर वहाँ पे मिर्गी का दौरा पड़ जाए, मिर्गी के दौरे में कंफ्यूज होते हैं कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो उस वक्त लोग ये जूता सूंघाने की या कुछ और कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। बहुत से लोग इसको मिर्गी के दौरे और पैरालाइज को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। पैरालाइज का मतलब है शरीर का एक हिस्सा अचानक से काम करना बंद कर गया, माने कि आपकी बाजू काम करनी बंद कर गई, आपके पैर नहीं चल रहा है, आप मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, आपका चेहरा टेढ़ा हो गया है। तो इन लक्षणों को हम ये कहेंगे कि ब्रेन का वो हिस्सा जो इन पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा है। तो दैट कॉल्स फॉर ए ब्रेन स्ट्रोक, उसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहेंगे। और ऑन दी अदर हैंड जो मिर्गी है, जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, जिसमें कि अचानक झटके लगते हैं और आदमी गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, कभी कभी ज़बान कट जाती है या उसका पेशाब भी निकल जाता है। जी जी जी। ये दौरे जो है ये उस व्यक्ति को कुछ देर के लिए 2 से 4 मिनट के लिए उसको मूर्छा में ले जाते हैं, यानी कि बेहोशी की अवस्था में ले जाते हैं, और उसके बाद व्यक्ति रिकवर करना स्टार्ट करता है। बहुत से लोग उस दौरान मुंह में चम्मच डाल दें या उसके दांतों को पकड़ के खोलने की कोशिश करते हैं, या उसको जूता चप्पल सूंघा दें, प्याज सूंघा दें, इस तरह कोशिश करते हैं, जबकि ये दौरा चलना ही करीबन 2 मिनट के आसपास है। तो आप कोई भी कोशिश कर रहे हैं, उससे उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है, व्यक्ति ने तो रिकवर हो जाना है। तो मिर्गी का दौरा एक रिकवरेबल चीज़ है ऑटोमेटिकली। ब्रेन स्ट्रोक परमानेंट अपंगता का कारण है। इसमें व्यक्ति परमानेंटली पैरालाइज हो सकता है। जी। जैसे यंग जनरेशन की बात करें अगर, तो क्या यंग जनरेशन में भी ये ब्रेन स्ट्रोक के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? यंग जनरेशन में लाइफस्टाइल बदल गया आज की तारीख में। लाइफस्टाइल, हाँ, जैसे लाइफस्टाइल बदल ही गया है, तो ये खान पान बदल गया है। आप देखिए फास्ट फूड का कितना इंटेक हो रहा है, नमक वाली चीज़ें कितनी इंटेक हो रही हैं, ऑयली फूड ज़्यादा बढ़ रहा है। और बहुत से जैसे बदलते सिनारियों में, शहरों में तो आप देख ही रहे हैं कि घरों में खाना बनाने की जो प्रथा है वो कम से कम होती जा रही है। पेरेंट्स तो छोड़िए, माता पिता छोड़िए, बच्चे खुद अपना खाना मोबाइल पे ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो ये जो जितना फास्ट फूड का चलन है, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, इस सब की वजह से हमारे शरीर में कुछ परमानेंट बदलाव आते हैं। वज़न बढ़ता है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वक्त से पहले शुरू हो जाते हैं, जो
एजिंग यानी कि उम्र के साथ जो चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए वो सारे बदलाव पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तनाव हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल के चलते हुए तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन से अक्सर लोग बैठे ही रहते हैं, चाहे यंग्स की बात करो चाहे बच्चों की बात करो, आजकल वो बैठे रहते हैं। तो क्या हम बच्चों में भी इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिल सकती है अगर नहीं इसको अवेयर आगे हमने किया तो? देखिए, जहाँ तक मोबाइल, लैपटॉप और बाकी स्क्रीन्स का सवाल है, अगर तो ये आपके काम से संबंधित है और आपकी मजबूरी है कि आपको काम के प्रति जो है उसको करना ही करना है, फिर भी रिकमेंडेशन ये है कि ज़्यादा देर तक मत बैठिए। आप ज़्यादा देर तक घंटों जो है स्क्रीन के सामने मत बैठिए। अगर आपको लिमिट करना है तो हर आधे से पौने घंटे में आपको 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए जी। कभी भी जब आप मोबाइल या लैपटॉप या स्क्रीन को यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो वो अंधेरे कमरे में नहीं होना चाहिए। उसकी तेज़ रोशनी, जो स्क्रीन पे जो फ्लिकर्स आते हैं, उस सब से हमारे ब्रेन को फ़र्क पड़ता है, हमारी आंखें थकती हैं, हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमें जागना ही है। जी। काम कहाँ ख़त्म होता है लोगों का शाम को 5-6 बजे, ऑफिस भी देर तक चलता है, लोगों को काम भी घर पे लाना पड़ता है, रात भर भी लगे रहते हैं उस काम को करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे को लाइफस्टाइल ख़राब कर रही हैं। जी। व्यायाम करने के लिए तो, एक्सरसाइज करने के लिए तो लोगों से कहना पड़ता है कि भाई आपको व्यायाम करना चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम तो निकालना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अभी आपने जैसे डॉक्टर साहब बताया कि मिर्गी का और डिफरेंस बताया कि मिर्गी क्या होता है, पैरालिसिस क्या है, और ब्रेन स्ट्रोक को लोग अक्सर जैसे स्ट्रोक हुआ घबरा गए, घबराने के बाद में उनको यही होता है कि सबसे पहले जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे। एक तो वो इम्पोर्टेंस, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है कि हाँ भाई पहले इस हॉस्पिटल लेके जाना है, फिर उस दौरान क्या कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो पेशेंट को? देखिए, सबसे पहले तो है स्ट्रोक को पहचानना। स्ट्रोक को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रोक को नहीं पहचानते हैं कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है, तो ऑब्वियसली इलाज नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि भाई हार्ट अटैक को पहचानना आसान है कि छाती में दर्द हुआ, सबको पता है छाती में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो। इसमें पेन नहीं होता, अचानक से कोई हिस्सा काम करना बंद कर जाता है, और जब तक लोग समझ पाएँ कि व्यक्ति को क्या हुआ है, बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। जी। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 मिनट में करीबन 20 लाख ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं जी। 1 मिनट में। तो ये कहा जाता है कि टाइम इज़ ब्रेन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्या दवा खानी है या क्या दवा लेनी है, कुछ और है। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 1 मिनट, और वो एक मिनट जैसे वो बहुत सारे मिनट बचाना। जितना जल्दी हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे उतना ही जल्दी प्रॉपर टेस्टिंग होके स्ट्रोक का इलाज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे ही आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं। ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो। वहां पर सीटी स्कैन करके ये देखा जाता है कि दिमाग में ब्लॉकेज है या दिमाग में नस फट गई है। अधिकतर चांसेस 85% चांसेस होते हैं कि दिमाग की नस ब्लॉक हो गई। उसके बाद सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी जैसे कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं। इसको करने के बाद 2 मेजर ट्रीटमेंट होते हैं जो लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं। एक होता है इंजेक्शन, जिससे कि क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, और दूसरा होता है कि अगर क्लॉट बहुत बड़ा हो तो अंदर तार के माध्यम से जाके क्लॉट को निकाला भी जा सकता है। ओके। दोनों ही इलाज महत्वपूर्ण हैं और इमरजेंसी वाले इलाज हैं। टाइम ही वक्त ब्रेन है, टाइम इज़ ब्रेन। ये लाइन बहुत ज़रूरी है याद रखना, कि जितना हमें ये याद रहेगा कि टाइम इज़ ब्रेन, उतना ही हम टाइम बचा पाएंगे और जल्दी ही ऐसे हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। जी। बहुत से लोग एक छोटी सी गलती करते हैं कि इनको किसी को पैरालाइज हुआ और उन्होंने घर पे ब्लड प्रेशर चेक किया और बीपी उनको हाई मिला, तो बीपी की गोली दे करके और वो वेट करते रहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। उससे कुछ नहीं ठीक होता है। उससे आप ब्लड प्रेशर को तो डाउन कर लेंगे, पर जो ब्लॉकेज हुई है ब्रेन के अंदर, उसे कैसे ठीक करेंगे? तो जो कारण को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये इलाज जटिल है, ये घर पे नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये 2 तरीके का हो गया, यानी कि इसमें तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ब्रेन स्ट्रोक एक तो ब्लॉक यानी कि नस ब्लॉक हो गई, और एक कि इतना प्रेशर आया कि वो फट गई। तो उसमें खतरनाक सबसे ज़्यादा क्या, फटना ही हो गया? देखिए, खतरनाक तो इसके अंदर परमानेंट पैरालिसिस है। ओके। चाहे नस ब्लॉक हो,
चाहे नस फट जाए, पैरालिसिस परमानेंट रह सकता है, और दोनों का इलाज अगर टाइम पे हो जाए तो जान बच सकती है। ओके। ये फैसला हम मेरे पेशेंट को देख के नहीं कर सकते, ये सीटी स्कैन पर फैसला होता है कि इंसान की नस ब्लॉक हुई है या उसकी नस फटी है, क्योंकि बाहर जो लक्षण होते हैं, यानी कि एक साइड का पैरालिसिस, एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, बाहर वो लक्षण सेम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आज की जनरेशन में, आज के जनरेशन की बात भी छोड़ो, आज के लोग जितने हो गए, काम उनका कार्य का प्रेशर भी कहीं ना कहीं दिमाग पे रहता है। तो ये जो प्रेशर है, ये मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है इस चीज़ को, दिमाग की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। डेफिनेटली प्रभावित करता है। हर वो चीज़ जो आपके दिल को प्रभावित करती है वो वैसे ही ब्रेन को प्रभावित करेगी। हमारा ब्रेन जो है उसका वज़न करीबन 2% है हमारी पूरी बॉडी का। ओके। लेकिन उसकी जो ब्लड सप्लाई है 20% ब्लड सप्लाई ब्रेन को जाती है। यानी कि इतना छोटा कम वज़न का ऑर्गन होने के बावजूद उसको इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, क्योंकि सब कुछ उसी ने कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें, जो तनाव जब बढ़ेगा तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तनाव जब बढ़ेगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तनाव जब बढ़ेगा तो शुगर भी बढ़ती है। तो जब ये सारे कारण बढ़ते हैं तो जाहिर है कि भी वो ब्रेन स्ट्रोक या बाकी प्रॉब्लम्स जो है उसको भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, आजकल लोग ना एक शिकायत और करते हैं कि जैसे भूलने की बीमारी, कि भाई हम याद, जैसे कुछ अभी किसी ने कुछ कहा लेकिन वो सडनली हद 10-20 सेकंड बाद भूल गया कि किसने क्या कहा। लाइक अगर बात और दूसरी करें कि ध्यान कम लगना किसी चीज़ में, या फिर अपने दिमाग को एक दिमागी से ना थकान महसूस करना, तो ये सब भी क्या इसी के लक्षण है? भूलने की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि हमारे पास रोज़ ही ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं, इवन यंग पेशेंट्स, आपकी एज से कम की एज के, जो आके उनको एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम बड़ी कॉमन चीज़ें भूल जाते हैं, और पहले ऐसे नहीं थे, अब हमारे को प्रॉब्लम्स ये बढ़ने लगी हैं। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भी इसको हम 2 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। एक तो जो कॉमन भूलने की समस्या है, जो आजकल के रोज़मर्रा इंसान को हो रही है, जो रूटीन में हम महसूस करते हैं कि भी ये कॉमन भूलने की प्रॉब्लम चल रही है। आपने चाबी कहाँ रख दी, आपने पैसे कहाँ रख दिए, आपने कुछ और सामान कहाँ रख दिया। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जी। आप घर में एंटर हुए लेकिन उस टाइम पे आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, और एंटर होते हुए आपने चाबी कहीं रख दी, आपने कोई दूसरा ज़रूरी कागज़ कहीं और रख दिया, और सुबह जब निकलने लगे घर से, आपको घर लॉक करना है या गाड़ी की चाबी चाहिए, तो आपको आधे घंटे तक वो चाबी नहीं मिली। अब लोग समझते हैं कि वो भूल गए हैं, जबकि भूल नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अब मोबाइल के साथ मल्टीटास्किंग एक नियमित सा काम हो गया, जो कि सभी के लिए होता है। जी। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, उस वक्त आप फ़ोन पे बात करते हैं, चाहे हाथ में लेके हैंडसेट बात करें या गाड़ी में स्पीकर पे बात करें। एग्जैक्ट। अगर आप बात करेंगे तो जितनी दूर तक आप बात करते हैं उतनी दूर रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट तो आप नहीं होने देंगे, वो तो आप संभाल लेंगे, पर वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि ब्रेन एक वक्त में सीरियसली एक ही काम कर सकता है। ओके। बाकी कामों को वो उतनी इम्पोर्टेंस कभी देता ही नहीं है। तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात को ही प्राथमिकता देगा, आपने चाबी कहाँ रखी उसको नहीं देगा। तो उसके बड़े सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप घर में अपनी वस्तुओं को रखने का जो स्थान है वो फिक्स रखिए। आपको चाबी कहाँ रखनी है, आपको कागज़ कहाँ रखने हैं, आपको बाकी सामान कहाँ रखना है, आप इनकी जगह निर्धारित करिए। और चाहे आपको कितना भी कष्ट हो, भी उठ के वहाँ जाके उसको सामान को रखना है, आप हमेशा उसको उसी जगह रखिए, उसकी जगह फिक्स रखिए, सो दैट कि आपको रिकॉल करने में या कल को वो चीज़ वहाँ से लेने में दिक्कत नहीं आएगी। इस छोटे से नियम से आप अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी जो भूलने की फ्रस्ट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। रही दूसरी बात, जिसको हम एक्चुअली डिमेंशिया, अल्जाइमर्स या वो रोग कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति जब बुढ़ापे में नाम भूलने लगता है, चलने के रास्ते भूलने लगता है, खाना कैसे बनाता था वो भूलने लगता है, आप घर से बाहर निकल जाए तो वापस लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, उन सारी चीज़ों को जब भूलने लगता है, सुबह क्या खाया था, कल क्या खाया था, कल कहाँ गए थे, सो जब ये चीज़ें भूलने लगता है, इसका मतलब आपका ब्रेन श्रिंक कर रहा है। पर ये चीज़ आम तौर पे
70 ईयर्स या उससे ऊपर की एज में देखी जाती है। हालांकि कम उम्र में होती है बट बहुत रेयर है, बट मेजॉरिटी ये ओल्ड एज की है, जब हमारा ब्रेन श्रिंक करने लगता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो लोगों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से बड़ा इजी हो गया है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने सारे जो सिम्टम्स हैं वो गूगल पे या चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे चेक कर लेते हैं कि मुझे क्या हुआ है। बट मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्षणों को उस वे में चेक नहीं कर सकते हैं जिस तरह से डॉक्टर आपको एग्जामिन करके उसकी सही टेक्निकल नाम जब तक आपको नहीं बताएगा, आप वो टेक्निकल इनपुट इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी पे भी नहीं डाल पाएंगे। तो आपको अपने लक्षणों के बेसिस पे जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं पता है तब तक आप खुद उसको सर्च नहीं कर सकते। जी। और डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है। डॉक्टर आपके लक्षणों को देख के वो डायग्नोसिस बना के और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। वो कौन से लक्षण हैं जो न्यूरोलॉजी से संबंधित हैं और जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अचानक आपको कभी तेज़ सर दर्द होता है जैसा जीवन में कभी ना हुआ हो, अचानक आँखों से देखने की रोशनी चली जाए, कान से सुनना बंद हो जाए, हाथ या पैर कमज़ोर पड़ जाए, चल नहीं पाए, ज़बान काम नहीं करे, आप बोल नहीं पाए, कोई मिर्गी का दौरा पड़ जाए, इन सब चीज़ों में हमारे को तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर अपने दिमाग को डेली बेसिस स्वस्थ रखना है और काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रखना है, तो ऐसी कोई 4-5 हैबिट जो फॉलो करनी चाहिए? बताते तो सभी को हैं, मानता कोई कोई है। हैबिट्स बहुत कॉमन हैं। आपको सिर्फ अपने जीवन शैली में, चाहे वो कितनी ही बिजी हो, आपको 1 घंटा रोज़ व्यायाम का निकालना ज़रूरी है। एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है। भोजन उतना ही करें जितना आपके लिए आवश्यक है। एक्स्ट्रा भोजन करने से आपके शरीर की चर्बी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा और कोई बेनिफिट उससे नहीं मिलता है। तीसरा, अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल लिमिट में रखें। डेली अल्कोहल सेवन बिल्कुल हमारे लिए नुकसानदायक होता है। स्मोकिंग हर मामले में नुकसानदायक है। स्मोकिंग एब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, तंबाकू, इससे हार्ट और ब्रेन दोनों पे नुकसान होता है। किसी प्रकार का भी नशा ये हमारे दिमाग पर ही असर करता है और हमें डिपेंडेंट बनाता है। डिपेंडेंट बनाने से हमारे ब्रेन के सेल्स श्रिंक होने लगते हैं, तो इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। तो एक्सरसाइज, डाइट और नशे की चीज़ों से दूर रहें। इन 3 चीज़ों से आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो अंत में डॉक्टर साहब, आप देश के लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अपने ब्रेन को वो एक स्वस्थ रख सकें लंबे समय तक? देखिए, ये जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी हैं उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि सब लोग कहते हैं तनाव से दूर रहें। देखिए, तनाव से दूर रहना तो संभव नहीं है, लेकिन तनाव को मैनेज करना सीखें। तनाव एक प्रकार का चैलेंज होता है जो सबके जीवन में आएगा ज़रूर, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा कि आप अपने तनाव को कैसे मैनेज करेंगे। दूर नहीं रह सकते हैं तनाव से। वी कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस, बट वी कैन लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। और जो आपकी जीवन शैली में कमी है, चाहे वो हेल्दी भोजन की कमी है, एक्सरसाइज की है, उस सब को बीच में डालिए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनुराग लांबा, जिन्होंने अपने विचार आज हमसे साझा किए और अपने ब्रेन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इस बारे में बताया। बने रहिए ऐसी खबर के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।